आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी पीसीएस की जो 14 मई को एग्जामिनेशन होने वाला है, 14 मई को यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है, हम उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है आप यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले जो सामान्य अध्ययन जो है, जो पेपर है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जो जीएस का पेपर है सामान्य अध्ययन का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 क्वेश्चंस रहते हैं। किस तरीके से जो है हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर करें। देखिए क्या होता है कि जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देते हैं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपके सामने एक समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि क्या प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसमें बड़ा भ्रम की स्थिति रहती है और कंफ्यूजन रहता है कि मेरिट कितना जाएगा, मेरिट कितना जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है, मेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, वो हमेशा प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है, और आप पूरे कह सकते हैं तैयारी के साथ में जो है, आवेग के साथ में आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पहले तो सलाह मेरी आपको यही है कि आप इतने प्रश्न कर लें कि जिससे आपके मन में ये भ्रम की स्थिति न रहे कि प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी साल अगर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 110 प्रश्न जो है, 110 क्वेश्चन जो हैं, अगर आपके सही हैं तो ये मान के चलें कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बिकॉज कारण ये है क्योंकि अगर आप 90, 95, 96 ऐसे रहेंगे तो यहाँ पे स्थिति यही रहेगी कि मेरिट कितना जाएगा। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी को लेके बात कर रहा हूँ, चाहे आपकी स्थिति किसी भी कैटेगरी में हो, ये एक अलग बात है। लेकिन हमें पहले तो यही ध्यान में रख के चलना है कि हमारे जो प्रश्न हैं लगभग 110 सही होने चाहिए, तब जाके जो है आप अपने आप को एक कंफर्टेबल जो पोजीशन है उसमें आप अपने आप को पाएंगे और सहज स्थिति में पाएंगे, जिससे कि आपकी मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छी होगी और आप अच्छी तरीके से मुख्य परीक्षा में अपना जो प्रदर्शन है वो कर पाएंगे। तो मेरी कुछ सलाह है आपको, जो आप अगर आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे या क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप प्रारंभिक परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे, साथ ही साथ जो है आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण भी कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य अध्ययन में पहला जो कंपोनेंट है जिसे हम सामान्य विज्ञान कह सकते हैं, या फिर हम इसको जनरल साइंस कह सकते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सामान्य विज्ञान पर होना चाहिए। इसलिए बिकॉज कारण उसके पीछे ये है क्योंकि स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में विज्ञान के प्रश्नों की हमेशा अधिकता रहती है। ऐसे में अगर हम विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं, जिसमें कुछ प्रश्न जो होते हैं वो जीव विज्ञान या बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो पहली जो वरीयता हमारी होनी चाहिए ये यही होनी चाहिए। यदि अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, अगर आप कोई किताब उठा के पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इतना समय है कि आप किसी किताब से तैयारी कर पाए। तो मेरा मानना यह है कि पहले जीव विज्ञान में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो काफी हाई यील्ड टॉपिक है, मतलब यहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं एक बार आप उनको उठा के देखें तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जीव विज्ञान से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो कौन होंगे, कहां से होंगे, कैसे होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप उन टॉपिक को, सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप फोकस करेंगे तो यहां पर जो है आप उन टॉपिक में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और विज्ञान से पूछे जाने वाले, जीव विज्ञान से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं उनके उत्तर या उनकी व्याख्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि विज्ञान में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो लगातार घुमा फिरा के रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए अच्छा हो कि पिछले सालों के जो भी प्रश्न पत्र हैं उसमें जीव विज्ञान को देखें और उन पर जो है एक कम समय में लगातार एक आप टारगेट डिसाइड करें कि मुझे जीव विज्ञान 2 या 3 या 4 दिन में खत्म करना है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो ही आप जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि हम इसको लगातार 3-4 महीने पढ़ेंगे, क्योंकि उतना तो समय भी नहीं है। जीव विज्ञान के बाद
आप जो है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जो चुनिंदा टॉपिक हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन पे आप फोकस करें कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से एरियाज पे काम करना है। उसी तरीके से तीसरी वरीयता आपकी जो है भौतिक विज्ञान पे होनी चाहिए, फिजिक्स पे होनी चाहिए। यहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो विज्ञान में कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप पहले जीव विज्ञान को वरीयता दें, फिर आप केमिस्ट्री को वरीयता दें, उसके बाद फिर आप फिजिक्स को वरीयता दें या भौतिक विज्ञान को। टॉपिक सिलेक्ट करें कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी जो है आप एक बार पढ़ें, टॉपिक एक लिस्ट तैयार करें कि कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीव विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में। उन पर आप एक शॉर्ट नोट्स, मेन पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कितना पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम में रिवाइज कितना कर पाते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो क्विक रिवीजन आपका हो पाए, इसलिए आपको उन मेन पॉइंट्स को नोट करते चलना है। और ऐसी स्थिति में आप विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि विज्ञान में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो लगातार रिपीटेड होते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि रिपीटेड नहीं होते हैं, इनकी संख्या 2 से 3 होती है। ऐसे प्रश्न काफ़ी गूढ़ प्रवृत्ति के होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। तो ऐसे में अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र को अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो फिर इसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ठीक से करें। तो जैसे कि मैंने विज्ञान के बारे में बताया, उसके बाद यहाँ पे एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक टॉपिक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो लगातार करंट अफेयर्स की प्रवृत्ति के होते हैं, समसामयिक की प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए आप इनको बाद में तैयार करें, पहले ये जो स्टैटिक पोर्शन है इसको आप तैयार करें। तो विज्ञान का समय रखें आप, जैसे 3 दिन बायोलॉजी के लिए डिसाइड कर लें, 2-3 दिन आप डिसाइड करें केमिस्ट्री के लिए, और 2-3 दिन डिसाइड करें आप भौतिक विज्ञान के लिए। आपाधापी ना करें, क्योंकि जितना समय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप विज्ञान को समाप्त करें। जहाँ पर दूसरी विज्ञान के बाद हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, वो है आपका ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं। भूगोल के मामले में एक हमें ध्यान रखना है कि इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ आपका जो विश्व का भूगोल है जिसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से, ये प्रश्न जो है आप देखें कि लगातार कुछ यहाँ भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के भूगोल में मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो रिवर सिस्टम है, नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेक से प्रश्न पूछे जाते हैं, झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि पूरे भारत के भूगोल को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये न करके अगर आप टॉपिक को पहले से डिसाइड करें कि कौन कौन से टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है कि भूगोल से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो लगातार बदल बदल के आते हैं। तो अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप भारत के भूगोल पे पकड़ बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है यही स्थिति विश्व भूगोल में भी है। विश्व भूगोल में भी प्रश्न उसी प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे खनिजों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए विश्व भूगोल में जैसे जनजातियों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर आप बुक्स पढ़ने का सोचेंगे इस समय तो मुझे लगता है कि ये फिर से खतरनाक स्थिति होगी। समय कम है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप कम समय में इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव आपको यही है कि आप पहले विश्व भूगोल की एक लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, भारत की भूगोल की एक लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद उन पर जो है आप कॉन्सेंट्रेट करें, और साथ ही साथ जो है पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी सॉल्व करें। इससे भूगोल से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। अगली हम बात करते हैं, वो हम बात करेंगे हिस्ट्री की बात करेंगे या इतिहास की बात करेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में जो प्राचीन भारत है, उसके बाद मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन काल और मध्यकालीन में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि ये बड़ी ही कठिन प्रवृत्ति के होते हैं, गूढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। तो मेरा कहना आपसे ये है, सुझाव ये है कि प्राचीन और मध्यकालीन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप पिछले 20 साल के प्रश्न पत्रों को लें और उनकी व्याख्या और उनके साथ साथ उनके सही उत्तर क्या हैं, अगर आप एक बार उनको देख लेते हैं तो प्राचीन और मध्यकालीन के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप मॉडर्न इंडिया की तैयारी करना चाहते हैं तो मॉडर्न इंडिया में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडर्न इंडिया के प्रश्न काफी संख्या में यहाँ पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई हैं, उनको आप अरेंज कीजिए। उसी प्रकार से संगठन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन किसने सेटअप किए हैं। जैसे कि बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी हैं। तो अगर आप
इस प्रकार के प्रश्न जो हैं जो पूछे जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया में लगातार, तो यहाँ पे सलाह ये है कि आप मॉडर्न इंडिया के यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड को समझना पड़ेगा, प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, और उसी जिस हिसाब से क्वेश्चंस का नेचर है, जिस हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से संगठन है वो गलत नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से बुक्स है वो गलत नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण है आपको, तो अगर आप आधुनिक भारत की जो तैयारी है, मॉडर्न इंडिया की तैयारी है, उसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, उसी पद्धति से करेंगे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक सहज स्थिति में आप रहेंगे और मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार व्याख्या के साथ सभी प्रश्नों को हल करें और एक समझ विकसित करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें मॉडर्न इंडिया की। तो ऐसे स्थिति में जो है आप यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन मॉडर्न इंडिया में आपको ये ध्यान में रखना है कि सारी चीजों को समझना है, ना कि आपको याद करना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो मॉडर्न इंडिया के प्रश्न आप कर पाएंगे। जहां तक मैं राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की बात करता हूं, जहां पर मैं राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की बात करता हूं, तो पॉलिटी में आपको, अगर आप पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं व्याख्या के साथ में, तो मेरा मानना यह है कि पॉलिटी से पूछे जाने वाले प्रश्न लगातार, आप जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो को छोड़ के आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसलिए पॉलिटी पे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर टॉपिक वाइज करें, जैसे कि पार्लियामेंट है, संसद से, फंडामेंटल राइट से, पंचायती राज से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको व्याख्याओं के साथ आप पढ़ें और समझें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो पॉलिटी से पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो आप कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा, अगली हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं। अब इकोनॉमी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमी के प्रश्न जो होते हैं लगातार कह सकते हैं समसामयिकी प्रवृत्ति के होते हैं। पिछले एक दो वर्ष में कुछ स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि आप इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अगर आप फोकस करेंगे, मेरा अपना विचार है, मेरा अपना आइडिया है कि अगर आप इकोनॉमी को तैयार करना चाहेंगे तो इसे आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करें, तो इकोनॉमी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप कर पाएंगे, जिससे आपकी इकोनॉमी भी कवर होगी और इकोनॉमी के साथ साथ जो है आपका जो है करंट अफेयर्स भी तैयार होगा। तो थोड़ा इसको समसामयिकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, जैसे कि स्कीम्स पूछी जाती हैं, योजनाएं पूछी जाती हैं, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि योजनाएं पूछी ही जाएंगी, लेकिन हाँ जो प्रवृत्ति है जिस हिसाब से है उस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिशन पूछे जाते हैं, कार्यक्रम पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी को थोड़ा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें और पिछले सालों के प्रश्न पत्र एक बार अगर आप सॉल्व कर लेते हैं विद व्याख्या के साथ में, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे यही सुझाव है मेरा आपको। जहां तक मैं इन्वायरमेंट की बात करूंगा या पर्यावरण की बात करूंगा, तो पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आप अवधारणाओं को तैयार करें, कॉन्सेप्ट्स को तैयार करें। और कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पिछले सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें अवधारणाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी अवधारणाएं ठीक से तैयार होंगी तो इन्वायरमेंट के प्रश्न आप कर पाएंगे। तो पहला तो मेरा मानना है कि अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स को तैयार करें। जो पर्यावरण से रिलेटेड जो सम्मेलन हुए हैं, जो समिट्स हुई हैं, COP 27, राइट, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, अब इन प्रश्नों पत्र को आप, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता के लॉस के कारण क्या है, ये अवधारणा है। तो अवधारणा आपकी कैसे तैयार होगी कम समय में? अवधारणा के लिए जो है आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और उनसे संबंधित जो है जो भी अवधारणाएं पूछी गई हैं, अगर आप उन पर थोड़ा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो कम समय में आप जो है इन अवधारणाओं को तैयार कर पाएंगे। और जो चीजें बेसिक चीजें हैं, जैसे कि कौन कौन से एक्ट हैं, एक्ट पूछे जाते हैं, उनके ईयर पूछे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पकड़ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसको पिछले साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे COP 27 हुआ है, जैसे रामसर साइट्स हैं, राइट, उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी में अभी COP 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, वहां पे क्या क्या टारगेट डिसाइड किए गए हैं। तो इस प्रकार से 30 स्ट्रेटजी क्या है, इस प्रकार से अगर आप इन्वायरमेंट के बेसिक्स प्लस एक साल में जो भी घटनाएं हुई हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं, अगर आप उनको तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप पर्यावरण के प्रश्न कर पाएंगे। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, जहां तक समसामयिकी की बात है, तो समसामयिकी में मेरा मानना है कि आप समसामयिकी बहुत ज्यादा समय लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और बहुत ज्यादा करने के बाद कुल मिला के बहुत कम ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बहुत मेहनत करने के बाद। तो अगर आप करंट अफेयर्स के मामले में ये ध्यान रखते हैं कि करंट अफेयर्स किस प्रकार का होता है, उसके नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आप कम समय में क्वालिटी ओरिएंटेड आप कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा लगातार जो है रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, जैसे कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है लगातार पूछा जाता है। आप हमेशा देखिए इस पर प्रश्न रहता ही रहता है।
और HDI के अलावा फिर आप देखेंगे कि और भी कुछ इंडेक्स हैं जो पूछी जाती हैं, तो उन इंडेक्स का एक लिस्ट आप तैयार करें कि कौन कौन से इंडेक्स हैं, उसमें भारत की स्थिति क्या है। यूपीपीसीएस कभी कभी क्या करता है, इस साल के इंडेक्स न पूछ के पिछले साल की पूछ लेता है, तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि इस साल के इंडेक्स तो आप तैयार करें ही करें, साथ में जो है पिछले साल के इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा है उस हिसाब से आप तैयार करें। तो करंट अफेयर्स में जैसे इंडेक्स हो गया, जैसे कि पुरस्कार हो गए, लगातार पूछे जाते हैं। जहां तक मैं गेम्स की बात करता हूं, तो गेम्स में पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे जाते रहे, लेकिन इस बार गेम्स के क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट में बात करूं, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह पे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी वर्तमान दौर में इन पर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो एक कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जामिनेशन में जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न में को ही मान के चलना उतना समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज होकर आया थोड़ा सा, तो आपकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाएगी। तो इसलिए ये मान के चले आप कि जो संभावित है, जो पोटेंशियल है, जो बेसिक अवधारणाएं हैं, जो अपडेट है, अगर आप इन्हीं को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा निश्चित रूप से आप उत्तीर्ण कर पाएंगे। एक प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जुनून होता है। आपको लगातार पढ़ते रहना है एग्जामिनेशन हॉल तक, और एक प्लानिंग के तहत पढ़ना है, रेंडमली कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो इससे कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो मेरा मानना है कि आप रणनीति तैयार करें, प्लान तैयार करें कि कब मुझे क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें मुझे कब कवर करनी है। अगर आपके पास एक डेडलाइन होगी, एक समय सीमा होगी, तो आप एक अनुशासित होकर पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करेंगे, और मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट करते चलें, क्योंकि एग्जाम के समय एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि रिवीजन नहीं हो पाता है, और रिवीजन के अभाव में जो है वो प्रश्न नहीं हो पाते हैं। और मेरी एक सलाह आपको है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इनको आप एग्जाम से एक दिन पहले भी तैयार कर सकते हैं, और आपकी जो शक्ति होती है उस समय बहुत तेजी से काम कर रही होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न हैं अगर वो पूछे जाते हैं, तो आप जो है एक दो दिन पहले आप उनको रिवाइज करें, और समय रखें कि हम एक दो दिन पहले वो यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो कि उनका करंट अफेयर्स हो गया या यूपीपीसीएस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनको अगर आप 2 दिन में तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। और करंट अफेयर्स में आपका जो अप्रोच होना चाहिए बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए, भरमार नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये अश्योर कर देना चाहता हूं कि अगर आपका कुछ विषयों पर अगर स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार है, और करंट अफेयर्स अगर आपने सिलेक्टिव तरीके से किया है, बहुत ज्यादा ध्यान न देके चुनिंदा जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर अगर आपने फोकस किया है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप जो है 110 और 115 प्रश्न जो है आप आराम से कर पाएंगे। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज इसलिए करना चाहिए, उसके पीछे कारण है कि यूपीपीसीएस में लगातार देखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो गलत होने की संभावना जो है बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप निश्चित रूप से जो है एक कुछ टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व करें। ये इसलिए नहीं कि हमें कितना आता है, ये इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट हो पाए, परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या परेशानियां आती हैं ये समझ में आए। तो इसलिए जो है एक टेस्ट कुछ हमें देने चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, ये महत्वपूर्ण बात है। तो सामान्य अध्ययन के बारे में मैंने जो आपको शॉर्ट में चीजें बताई हैं, समझाई हैं। यहाँ पे एक चीज मैं कल्चर के बारे में भी कहना चाहूंगा। कल्चर से बहुत ज्यादा प्रश्न यूपीपीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें पिछले साल में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखें, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप कल्चर के तैयार करें, तो कल्चर से पूछे जाने वाले प्रश्न भी जो है वो आप कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से यही दोहराना चाहता हूँ कि कल्चर या संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस न करें। जहां तक मैं सीसेट की बात करता हूँ, सीसेट एक ऐसा प्रश्न पत्र है जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आराम से क्वालिफाई कर पाते हैं। उन्हें बहुत विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीसेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 33 आपको लाने होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है ये। तो सीसेट के पेपर में अगर आप कह सकते हैं कि आपका सीसेट आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, आपके लिए निकालना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सीसेट में, जब से ये नेगेटिव मार्किंग हुआ है तब से बहुत सारे लोग सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे एक सलाह और एडवाइस आपको यही दूंगा, यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप जो है सीसेट के पेपर के लिए आप पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप एक बार उठाएं। और जैसे कि सीसेट में प्रश्न पत्र कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न, जिसमें हिंदी कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, डीआई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी कैपेसिटीज, अपना कह सकते हैं स्ट्रेंथ होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के आप ये देखें कि पिछले जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आप वो ध्यान दें, ना कि अपनी कमजोरियों पे आप ध्यान दें, क्योंकि जो व्यक्ति की स्ट्रेंथ होती है, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, पिछले 50 कह सकते हैं 50 क्वेश्चन आप कौन कौन से कर सकते हैं उस प्रश्न पत्र में से, उनको आप आइडेंटिफाई करें।
और उन एरियाज पे आप थोड़ा सा काम करते रहें, जिससे कि जो है यहाँ सीसेट का पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है, 50 सही होने चाहिए, इस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत भी हो गए तो आप 33 आपके सही हो जाएं। तो सीसेट पर रणनीति के तहत काम करें, समझदारी से काम करें, और जो जो एरियाज हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे बारंबारता से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पाई चार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये देखें, बहुलक से प्रश्न पूछा जाता है, बहुलक क्या होता है, बहुत आसान है ये। तो ऐसी चीजें जो बहुत आसान है उनको एक बार आप देखें, जिससे आप सीसेट को क्वालिफाई कर पाए। तो मैंने एक रणनीति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में संक्षेप में आपको बताया। आप एक प्लानिंग के तहत काम करें और ये मान के चलें कि इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब तक आपका मनोस्थिति अगर आपकी नहीं होगी तो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मेहनत के साथ साथ जो है एक आपकी मनोस्थिति भी होनी चाहिए कि हमें ये एग्जाम को क्लियर करना है, तभी आप कर पाएंगे। एग्जामिनेशन तक लगातार पढ़ते रहें, जुनून में पढ़ते रहें, समय सीमा के तहत पढ़ें, डेडलाइन के तहत पढ़ें, और साथ ही साथ जो है आप पढ़ें ज्यादा, लेकिन पढ़ें ज्यादा, उससे ज्यादा जो है आप रिवीजन भी उससे ज्यादा करें। तो रिवीजन अगर आप डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें आपको लगातार याद रहेंगी, और यही कह सकता हूं यही एक अच्छी रणनीति है। और आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस जो जीएस है, उस जीएस में आपको ये पहले से मान के चलना है कि जो क्वेश्चंस 150 होंगे, उन 150 क्वेश्चंस में से आपका जो तैयारी अगर 150 का है तो ही आप 110 क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपकी जो तैयारी है, अगर आपकी तैयारी 110 की है तो आप 90 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसलिए मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपका जो कवरेज होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका कवरेज अच्छा होगा और एक रणनीति के तहत होगा, तब आप 150 की जो आपकी तैयारी है उसमें से जो है आप लगभग जो है 110 115 प्रश्न जो है आप कर पाएंगे।